यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर 7 है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो युद्ध का त्याग करने का क्या वजह रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रोशन के रुपए की हम बात करें, ये रोशन है, इसके रुपए की बात करते हैं। जन्मदिन पर रोशन की दादाजी ने कड़क नोट मिले हैं यहाँ पर। तो रोशन को है, उसके दादाजी ने कड़क नोट दिए हैं जन्मदिन पर। तो उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। तो उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर के चिन्हित हैं। और उन्होंने सोचा कि आखिरकार ये शेर क्यों बने हुए हैं, उसने ये सोचा। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर बताया गया है, एक बहुत बड़ा राज्य है, एक साम्राज्य है और शेरों द्वारा स्तंभ, ये सीट्स यहाँ पर लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट करके बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इतिहास के महान राजाओं में से एक थे अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। तो हम पहले भी यह जान चुके हैं कि अभिलेख में क्या लिखा है। यह समझने की कोशिश करें कि उसने राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। जो उसका राज्य है, उनके राज्य को हम साम्राज्य क्यों कहते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना है उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की पुस्तक में भी मिलते हैं। अगर हम वंश की बात करें, जो वंश होता है, तो वंश क्या होता है, एक परिवार से रिलेटेड ही होता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं तो उन्हें हम एक ही वंश का कह सकते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा हुआ है बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ये 3 शासक हैं जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जो मौर्य वंश में हुए हैं। और जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्हें लाल बिंदुओं से यहाँ पर दर्शाया गया है। जिन जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं तो पूरे भारत में हम देख सकते हैं। उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हम देख सकते हैं, जैसे कि येरागुड़, ब्रह्मगिरी, मस्की, सन्नादी, सोपरा, पनगुरिब्बा, गिरनार, कंधार, लंपक, मनसेरा, सहवाजगढ़ी, मेरठ, कलसी, टोपरा, बहापुर है, इधर यमपुरवा है, लोरियो और राजे है, कौसंबी, सारनाथ, इधर धौली है, जोगढ़ है, गुज्जर है, सांची है, ये सभी हैं। तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से यहाँ पर देख सकते हैं हम। और ये सारे इलाके हैं साम्राज्य के भीतर ही थे। और उन देशों के नाम हम देख सकते हैं, अशोक के अभिलेख मिले हैं, जैसे कि पाकिस्तान वाले में मिले, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य हैं मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, तो हम भारत के राज्य हम देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य से कौन कौन से राज्य बाहर थे वो भी हम देख सकते हैं। तो इसमें हम देखें साम्राज्य में बहुत से नगर थे। तो नगरों की अगर बात करें, जैसे पाटलिपुत्र नगर है, उज्जैन साम्राज्य में नगर है, तक्षशिला है, ये साम्राज्य में नगर है। तो इनमें साम्राज्य की राजधानी है, जैसे कि पाटलिपुत्र हमारी क्या है, साम्राज्य की राजधानी है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर हैं, ये प्रमुख नगर हैं। तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का ही रास्ता है। ये हमारा उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का रास्ता है। दूसरी तरफ हम उज्जैन की बात करें, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है और शायद नगरों में व्यापारी और सरकारी अधिकारी और शिल्पकार यहाँ पर रहा करते थे। अगर हम साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे, अगर साम्राज्य का जो बहुत बड़ा भाग हम देखें साम्राज्य का जो है, तो उस बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्सा है जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संक्रमण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे।
साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की वो पोशाक भी यहाँ पर पहनते थे। राज्य साम्राज्य से किस तरीके से भिन्न है अगर उसकी बात करें, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। अगर हम साम्राज्य की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बड़े किसकी जरूरत होगी, बड़ी सेनाओं की जरूरत होगी। इसलिए सम्राट को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है और इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। साम्राज्य के प्रशासन की अगर हम बात करें, साम्राज्य का जो प्रशासन है वो किस तरीके से रहा है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। अगर हम बात करें, ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के आसपास वाले जो एरिया है तो उस पर पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का यहाँ पर सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी यहाँ पर देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेह विभाग जो होता था वो एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जाते थे, घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर वो नजर रखते थे। जो भी राजा के जासूस होते थे वो आदि अधिकारी जो किस तरीके से काम कर रहे हैं उन अधिकारियों के कार्यकलाप पर वो नजर रखते थे और इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर में कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे और इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यहाँ पर बना दिया जाता था, यानी गवर्नर यहाँ पर बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने में कोशिश करते थे, जो कि हम बात करें आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत है सोने और कीमती पत्थरों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और नजराना की अगर बात करें, यहाँ पर जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते हैं वहीं नजराना जो है वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जा सकता है। और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अगर राजधानी में हम सम्राट की बात करें, जो राजधानी है, राजधानी में सम्राट की क्या भूमिका थी, राजधानी तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो यहाँ पर मेगास्थनीज है, यहाँ पर हम बात करें, ये जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया गया है कि यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों की तरह चलते हैं और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उसके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक जो पटना है, इसके बारे में हम देखें तो यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है पाटलिपुत्र, और यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 या 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। राजा द्वारा राजा खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे, क्योंकि राजा को इस बात से कोई नुकसान ना हो
पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरीके से भिन्न है, ये हम देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो है हमारा मोहनजोदड़ो से किस तरीके से भिन्न है। और अंत में अगर हम बात करें, जंगल वाले इलाके आते थे जब वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला करके वो दे। अशोक एक अनोखा सम्राट था। इसके बारे में अगर बात करें तो अशोक मौर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। और अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा ब्रह्म लिपि में लिखे हुए हैं। कलिंग युद्ध के वर्णन की बात करें तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन हुआ है अशोक के अभिलेख में, उसने अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर के अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म जो संस्कृत शब्द है वो धर्म का प्राकृत रूप है। जो धम्म है वो धर्म का प्राकृत रूप माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, ये उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को हम देख सकते हैं। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का ये नमूना थी। तो अशोक का कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग है वो हमारा किसका? तटवर्ती जो उड़ीसा है उसका प्राचीनतम नाम है। और ये कलिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। कलिंग ये रहा उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा का ये तटवर्ती है। उड़ीसा में हम देखें तट पर है ये, और ये प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देख करके उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो अशोक का जो धम्म है वो क्या है? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इनमें से कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ में क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच में भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर, शिलाओं पर और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। और अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई हैं और कुएं खुदवाए हैं, विश्राम गृह बनवाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी उन्होंने व्यवस्था की है। और हम बात करें अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश थे, अशोक ने अपनी प्रजा को क्या संदेश दिया, अगर उसके बारे में हम बात करें तो जैसे अशोक ने क्या संदेश दिया था अपनी प्रजा के लिए?
लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। ये अशोक ने अपनी प्रजा के लिए संदेश दिया था कि लोग हैं विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, तब वे अनुष्ठान करते हैं। बीमार होते हैं तब वे अनुष्ठान करते हैं। बच्चों के जन्म पर अनुष्ठान करते हैं। जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे अनुष्ठान करते हैं। वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड जो है वो किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा, अपने धर्म की जो प्रशंसा है और दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मावदेश आज भी हम में एक ऐसी भाषा से बात करने में जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया है जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को हम बात कर सकते हैं। अगर ब्रह्मलिपि की बात करें, जो ब्रह्मलिपि है अशोक के अभिलेखों में, तो ब्रह्मलिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्मलिपि से उत्पन्न हुई है, जहाँ पर आप ए अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। जैसे अगर लिपियों की बात करें तो यहाँ पर ये लिपि का उदाहरण बताया गया है। जैसे ये ए अक्षर है, ये आरंभिक ब्रह्मलिपि में ए अक्षर इस तरीके से लिखा जाता था। देवनागरी हिंदी में ये ऐसे लिखा जाता है। बांग्ला में ए इस तरीके से लिखा जाता है। मलयालम में ए इस तरीके से लिखा जाता है और तमिल में ए इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये ब्रह्मलिपि से ही उत्पन्न हुए हैं। और बाकी अलग जगह की बात करें, मौर्य साम्राज्य से उभरने से थोड़ा पहले यानी 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य था उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना, और अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है और इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था, और हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए हुए थे। और पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैयों से कैसे भिन्न था उसकी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि साम्राज्य, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत और धर्म के बारे में हम बात कर सकते हैं।